So hello guys, welcome back to the channel Study Time, and today we are going to continue with SP chapter number 3, that is issue of shares. ओके तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कौन से टाइप्स है, जैसे कि हम शेयर्स ऑफर कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू द एम्प्लॉयज. ओके सो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे और कौन सी मेथड्स होती है जिससे हम लोग शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टाइप इज प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके तो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करके भी शेयर्स को ऑफर कर सकती है. व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सिस्टिंग टू 200, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके तो जब भी कंपनी को अपनी जो सिक्योरिटीज है वो ऑफर करनी होती है टू द सिलेक्टेड ग्रुप. ओके मतलब एक ग्रुप होता है, ओनली कंपनी को उन लोग को ही सिक्योरिटीज को ऑफर करना है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट कैन बी ओनली टिल 200. ओके तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. इन अदर वर्ड्स कंपनी ऑफर्स इट सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक. ओके तो अगर हम दूसरे भाषा में बात करें तो कंपनी ऐसी सिक्योरिटीज ऑफर करती है जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए कंपनी ऑफर करती है. ओके मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ कुछ आइडेंटिफाइड कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, सिर्फ उन लोग को ही कंपनी ये सिक्योरिटीज ऑफर करती है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाइज द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्टेड ग्रुप. ओके तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो ही सिलेक्ट करते हैं, वो ही आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप में होने चाहिए और जिनको कंपनी शेयर्स को ऑफर करेगी. दे कैन बी म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा. ओके तो ये कौन कौन हो सकती है, ये आइदर म्यूचुअल फंड्स हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अमंग विद द एप्लीकेशन. ओके तो कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो कंपनी को ऑफर लेटर एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है. द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप एंड कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा बट नॉट बाय कैश. ओके तो जब भी कंपनी ऐसे वाले शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी ये शेयर्स पार्टली या फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स को ऑफर कर सकती है. ओके बट इसका जो कंसिडरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ चेक और डिमांड ड्राफ्ट में ही पे करना पड़ता है और कैश में ये पे नहीं किया जाता. राइट टू रेनाउंस इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके तो राइट टू रेनाउंस जो होता है ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट के एप्लीकेंट्स होते हैं इन लोग को नहीं मिलता. कंपनी हैज़ टू गेट अ अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स टू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उन लोग से कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी कंपनी जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है. ओके और अप्रूवल कैसे लिया जाता है, बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. कंपनी को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में यानी कि जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके नाउ अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 ways. ओके अगर कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो वो 2 तरह की कर सकती है, आइदर बाय राइट इशू और बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके तो ये 2 टाइप्स है जिससे कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है. ओके आइदर वो राइट इशू कर सकती है या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है. नाउ द फर्स्ट वन इज राइट इशू. When a company wants to raise further capital, it can issue shares to the existing equity shareholders in their proportion to their existing shareholdings. Okay, मतलब अगर कंपनी को राइट इशू करना है तो कंपनी क्या करेगी, उन लोग को अगर फ्यूचर में कैपिटल की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी जो है वो शेयर्स को इशू करेगी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ओके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो कंपनी के पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोग को कहा जाता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो अगर कंपनी को उन लोग को शेयर्स इशू करना है तो वो कर सकती है टू देयर प्रपोर्शन. ओके मतलब उन लोग के जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है, ओके कंपनी में वो कितने शेयर्स को पहले से ही होल्ड करते हैं उसके अनुसार उन लोग को राइट इशू किया जाता है. सच इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर्स. ओके तो इस ऐसी जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है इसे हम लोग बोलते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स. ओके एंड द नेक्स्ट टाइप जो प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी कर सकती है दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स और प्रेफरेंशियल बेसिस, इट इज़ कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके तो जब भी कंपनी
स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ जो है, ओके, या फिर मतलब इक्विटी शेयर्स हो या फिर कोई और सिक्योरिटीज़ हो जो बाद में फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो ऐसी सिक्योरिटीज़ अगर कंपनी को इशू करनी है टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोग हैं जो कंपनी ने सिलेक्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ उन लोग को ही देना है ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। Usually, a company offers preferential allotment to the promoters, existing shareholders, employees, venture capitalists, etc. Okay? तो अगर कंपनी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करनी है तो कंपनी किस किस को करेगी? ओके, ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उन लोग को कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है, जैसे कि प्रमोटर्स, ओके, जो भी कंपनी के स्टार्टिंग में होते हैं, फंड्स देते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पहले से ही शेयर होल्डर्स है, टू दी एम्प्लॉयज़ जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं उन लोग को, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, तो इन लोग को जो है कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश। ओके, तो ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के शेयर्स होते हैं वो जब ऑफर करते हैं वो फुल्ली पेड अप होते हैं, और उनके जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन लोग को उनका कंसिडरेशन जो है, मतलब जो पे करना पड़ता है, वो कैश में पे करना पड़ता है। शेयर्स इशूड अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स। ओके, तो जो शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इशू किए जाते हैं, उन लोग को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, तो अगर आपको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है तो कंपनी को शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेना पड़ता है और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, जैसे हम लोग ने देखा राइट इशू के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है शेयर होल्डर्स से, उनका अप्रूवल लेना पड़ता है इन द जनरल मीटिंग, उनके मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उसके बाद ही वो राइट इशू कर सकते हैं या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं। Companies usually go for a preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities. Okay, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रेफर करती है क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और इट इन्वॉल्व लेस पेपर वर्क। ओके, मतलब इनका जो पेपर वर्क होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो भी बहुत कम रहती है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या सोचते हैं कि हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं क्योंकि टाइम भी कम जाएगा और पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को देना। शेयर्स को कैसे अलॉट किया जाता है, किस किस को अलॉट किया जाता है। ओके, तो वो अभी हम देखेंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीनिंग when a company gives shares to an applicant on the basis of application submitted, it is called as allotment of shares. Okay, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक्चुअली में क्या होता है, तो जब कंपनी शेयर्स को देती है किसी भी एप्लीकेंट को, ओके, एप्लीकेंट मतलब जो भी शेयर की मांग करता है उसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेंट। तो जब भी कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को शेयर्स देती है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, ओके, अगर किसी भी पर्सन को अगर कंपनी के शेयर्स चाहिए तो उसको एक एप्लीकेशन होता है, वो सबमिट करना पड़ता है, ओके, और जब वो सबमिट करेगा वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा, उसको बाद में शेयर्स मिलेंगे। ओके, तो इसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। थर्स, एज पर द डेफिनेशन, allotment of shares means allocating or giving certain number of shares by the board of directors out of the previous unallocated capital of the company to the person who have applied for the shares. तो डेफिनेशन के अनुसार, एज पर द डेफिनेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है कि शेयर्स को अलॉट करना। ओके, अलॉट करना मतलब शेयर्स को देना, और सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स मतलब जितने भी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन में दिया है कि उसको कितने शेयर्स चाहिए, उतने शेयर्स को देना बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आउट ऑफ प्रीवियसली अनअलोकेटेड कैपिटल। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन लोग को देता है जो भी अनअलोकेटेड कैपिटल होता है, उसमें से कंपनी उनको शेयर्स देती है टू द पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। किसको देती है, तो जिसने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन लोग को कंपनी शेयर्स देंगी। ओके, तो मैं अभी सिंपल भाषा में बताती हूँ। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, गिविंग ऑफ शेयर्स टू द पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, मतलब हिंदी में जिन्होंने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन लोगों को जितने भी शेयर्स चाहिए उतने नंबर के शेयर्स देना बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसे ही हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, सिंपल। द कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो कंपनी होती है वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टर और एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है।
ओके, एप्लीकेंट्स मतलब सब्सक्राइबर्स फिल द फॉर्म एंड सबमिटेड टू द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर। ओके, तो जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट मतलब सब्सक्राइबर, एप्लीकेंट मतलब जो भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता है। ओके, उसका ही लाइक सिमिलर वर्ड है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर मतलब जो पर्सन होता है वो कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइबर। ओके, तो इनको क्या होता है, फॉर्म को फिल करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है विद द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। ओके, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये जो एप्लीकेशन आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं बाय द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बोर्ड मीटिंग ही रेजोल्यूशन पास करते हैं और जितने भी एप्लीकेशंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं। कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू अलॉट शेयर्स। ओके, तो शेयर्स को देना, शेयर्स को अलॉट करना, ये पावर किसके पास होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि वो शेयर्स को अलॉट करे, शेयर्स को दे दे। Under the Companies Act 2013, following companies have to issue shares, securities in dematerialized form. Okay, तो जो कंपनी एक्ट है 2013, ओके, जो भी कंपनीज के मोस्टली रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी को कैसे चलना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में दिया जाता है। ओके, और वैसे ही कंपनी वो सब फॉलो करती है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी हैव टू इशू शेयर्स और सिक्योरिटीज एंड डीमटेरियलाइज फॉर्म। ओके, तो ये जो कंपनीज है, इन लोग को क्या करना पड़ता है, जो इनकी सिक्योरिटीज़ है या फिर शेयर्स है, ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में इशू करना पड़ता है। डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म। ओके, ऑनलाइन फॉर्म में इन लोग को ये जो सिक्योरिटीज या फिर शेयर है ये इशू करना पड़ता है। अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़। ओके, अगर जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है और पब्लिक ऑफर कर रही है इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा अगर वो कंपनी है जो पब्लिक ऑफर कर रही है, तो उसको डीमटेरियलाइज फॉर्म में उसकी सिक्योरिटीज या फिर शेयर है उसको इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम द 10 सितंबर 2018। ओके, मतलब ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और जो न्यू इशू कर रही है, ओके, मतलब IPO कर रही है फ्रॉम 10 सितंबर 2018, मतलब 10 सितंबर 2018 के बाद जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है वो अगर न्यू इशू कर रही है तो उसको वो इशू डीमटेरियलाइज फॉर्म में उसकी सिक्योरिटीज या फिर शेयर्स को ऑफर करना पड़ेगा। उसके बाद सर्च अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, और ऐसी कुछ कंपनीज या फिर ऐसे कुछ क्लास जो है वो जो प्रिस्क्राइब किया है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से। ओके, एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स इन एनी फॉर्म। ओके, और जो बची कुछ बाकी जो कंपनीज हैं ऑल ओवर वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स किसी भी फॉर्म में इशू कर सकती है। ऑल्सो द कंपनीज हैव द फ्रीडम टू कन्वर्ट इट्स शेयर इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो जो बाकी की कंपनीज है वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है इनटू डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब डिजिटल फॉर्म में उनकी जो शेयर्स है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी उनका मन चाहे वो कन्वर्ट कर सकती है। ओके, उन लोगों को वो फ्रीडम है, आज़ादी है। कंपनीज इशूइंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म has to compile with the provisions of the Depositories Act 1996 and regulations issued देयर अंडर। ओके, तो जो कंपनीज है जो इशू करना चाहती है अपने शेयर्स को ऑनलाइन या फिर डिजिटल फॉर्म में इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, उन लोग को जो कंपनीज जो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996 उनसे कंपाइल करना पड़ता है, उनकी जो प्रोविजंस है वो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो अगर कंपनी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होती है, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, ये सब दिया है। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज़ टू कंपाइल विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विथ रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, तो हर एक कंपनी जो शेयर्स को इशू करती है हैज़ टू कंपाइल विद कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस है उनके साथ, मतलब उनके रिगार्डिंग वहाँ पे जैसे भी दिया है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए, प्रोविजंस दिए, उसको फॉलो करके ही शेयर्स का अलॉटमेंट करना होता है। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑल्सो फॉलो द कंपनीज प्रोस्पेक्टर एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल
2014 and SEBI इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018. ओके, तो जो भी पब्लिक कंपनी है उन लोग को कंपनीज रूल्स 2014 में जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दिया है ये फॉलो करना पड़ता है. एंड सेबी रेगुलेशन 2018 में इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है ये सब फॉलो करना पड़ता है. ओके, नाउ सी, फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर अ कंपनी हैज़ टू फुलफिल फॉलोइंग. मतलब अगर कंपनी को शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है तो कंपनी को ये 2 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है. ओके, दैट इज फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल्स. तो कंपनी को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जनरल प्रिंसिपल्स जो है वो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं अगर कंपनी को शेयर्स को अलॉट करना है या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करनी है. ओके, वन एंड द सेम थिंग. नाउ फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. नाउ दिस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर provisions laid down by the Companies Act 2013. ओके, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एक्चुअली क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब लीगल प्रोविजंस. ओके, ये जो लीगल प्रोविजंस है ये कंपनीज एक्ट 2013 ने लेड डाउन किया. मतलब कंपनीज 2013 जो एक्ट है इन्होंने क्या किया है, ये जो प्रोविजंस है वो दिए हैं. फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. ओके, मतलब प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस must be filed with the register of companies for the registration on or before the date of its publication. Okay, तो कंपनी का जो भी प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज ROC में फाइल करना पड़ता है. ओके, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसकी जो कॉपी होती है वो ROC में फाइल करनी पड़ती है बिफोर पब्लिकेशन. मतलब पब्लिक को देने से पहले ओके उसको ROC में सबमिट करना पड़ता है. This prospector must be signed by every proposed director in case of newly formed company or the director or his duly authorized advocate. Okay, तो अगर प्रोस्पेक्टर है तो उसको डायरेक्टर को प्रोस्पेक्टर पे साइन करना पड़ता है. ओके, अगर नई कंपनी है तो हर एक डायरेक्टर को उस पर साइन करना पड़ता है. और अगर डायरेक्टर नहीं है तो उनके जो ऑथोराइज्ड एडवोकेट है वो साइन कर सकते हैं. ओके, ऑथोराइज्ड मतलब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के बाद जो भी एडवोकेट ऑथोराइज्ड है लीगली उन लोग को अप्रूवल दिया है वही एडवोकेट साइन कर सकता है ऑन द प्रोस्पेक्टस. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी. द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द कंपनी हैज़ टू पे अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी. ओके, तो कंपनी एक्ट बोलता है कि अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म जब भी कंपनी अलॉटमेंट करती है तो उनके पास जो भी एप्लीकेशंस आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें उसके साथ एप्लीकेंट्स को 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट मतलब शेयर्स की जो भी वैल्यू है उसका 5% अमाउंट है वो पे करना पड़ता है. ओके, और वो जो अमाउंट है वो सेबी ने स्पेसिफाई करके दिया है. सेबी हैज़ स्पेसिफाइड फॉर पब्लिक कंपनीज द एप्लीकेशन मनी to be minimum 25% of the nominal amount of the shares. ओके, तो सेबी ने स्पेसिफाई किया है कि अगर वो पब्लिक कंपनी है तो एप्लीकेंट को 25% ऑफ द एप्लीकेशन मनी है. क्योंकि मिनिमम 25% जो है वो नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स का जो 25% है वो पे करना पड़ता है. द एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड बाय द कंपनी. और जो एप्लीकेशन मनी है वो बैंक में पे करना पड़ता है ऑफ द कंपनी. मतलब जो भी स्पेसिफिक बैंक कंपनी ने बताया उसमें पे करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ओके, मतलब कम से कम जो सब्सक्रिप्शन होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स. ओके, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, कम से कम कितने शेयर्स. ओके, दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर्स. ओके, तो जो जितने भी मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स है या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उतने तो एटलीस्ट जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब करना चाहिए. दिस अमाउंट इज़ टू बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर. ओके, तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये प्रोस्पेक्टर में मेंशन किया होना चाहिए. इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर. तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये 30 days में ओके कलेक्ट करना चाहिए ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टर. मतलब प्रोस्पेक्टर इशू किया उसके 30 दिन में ही जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कलेक्ट होना चाहिए. सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू.
ओके, तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये भी सेबी ने स्पेसिफाई किया है कि ये कितना होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% ऑफ द इशू, मतलब कंपनी ने जितना भी इशू किया है उसका जो 90% है वो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. Now see, usually when a company does not collect minimum subscription, it means its issue has been undersubscribed. That is, the number of shares applied for is less than the number of shares offered by the company. Okay, मतलब जो कंपनी होती है उसने जितने भी शेयर्स ऑफर किया है उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर कलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब जो कंपनी ने शेयर्स को ऑफर किया है वो ज़्यादा है और जो लोग खरीदने चाहते हैं वो कम है. ओके, सो द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, मतलब शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड है या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन. If minimum subscription is not collected within the specified time, the entire amount received as application money should be returned to the subscribers within 15 days of the closure of issue. ओके, तो अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया अंडर दैट स्पेसिफिक टाइम, मतलब 30 डेज में, तो जो भी एंटायर अमाउंट है जो कंपनी ने कलेक्ट किया है एज एन एप्लीकेशन मनी, ओके, वो उन लोग को रिटर्न करना पड़ता है टू द सब्सक्राइबर्स विद इन 50 डेज ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इशू. मतलब जो इशू है वो क्लोज होने के 15 दिन पहले इन लोग को वो एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना पड़ता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो. टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, कंपनी में एंटर्ड इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स विद द अंडरराइटर्स. ओके, तो अगर कंपनी को ऐसी सिचुएशन को टालना है तो कंपनी क्या करेगी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करेगी विद द अंडरराइटर्स. ओके, और अंडरराइटर्स कौन होते हैं, मोस्टली बैंक्स और इंटरमीडियरीज. फोर्थ इज क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. ओके, जो भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है उसको क्लोज करना. एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज. ओके, तो सेबी बोलती है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन करना है तो वो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज हो सकता है, बट 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Applicants can apply for shares only when the subscription list is open. Okay, तो applicants जो है अगर उन लोग को shares के लिए apply करना है तो वो subscription list जब open है तभी apply कर सकते हैं. Now the fifth is basis of allotment. तो कंपनी कौन से basis पे allotment करती है, shares को allot करती है. Allotment of shares will be on the basis of which will be the decided फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर्स. तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होता है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि अंडर ईच कैटेगरी कितने सब्सक्राइबर्स को शेयर अलॉट करना है. ओके, अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स्ड बाय द कंपनी. तो एप्लीकेशन साइज के अनुसार जो भी मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होती है वो कंपनी पहले से फिक्स करके रखती है और उसके बेसिस पे जो है वो शेयर्स को अलॉट करती है. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स उसके बेसिस पे होता है. सिक्स्थ इज ओवर सब्सक्रिप्शन. अगर कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस आए तो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. ओके, तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जितने भी एप्लीकेंट्स है फॉर द शेयर्स वो ज़्यादा है देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. ओके, सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टर. ओके, तो सेबी किसी को भी अलाउड नहीं करती है कि वो एक्सेस सिक्योरिटीज़ को ऑफर करे थ्रू एनी डॉक्यूमेंट और थ्रू प्रोस्पेक्टर. ओके, मतलब जितने अलॉटमेंट होने चाहिए उतने ही कंपनी करेगी, ज़्यादा नहीं करती. सेबी उन लोग को अलाउड नहीं करती. हाउएवर इट मे परमिट टू अलॉट नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर. ओके, तो हाँ, कंपनी सिर्फ 10% ऑफ द नेट ऑफर को अलॉटमेंट की परमिशन देती है, नॉट मोर देन दैट. नाउ नेक्स्ट इज परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ओके, मतलब अगर कंपनी को जो है वो शेयर्स अलॉट किया है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करना है तो उसकी परमिशन कैसे होती है. एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू सीक परमिशन फॉर लिस्टिंग ऑफ इट शेयर्स विद देम. ओके, तो हर एक कंपनी को बिफोर दे ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक उन लोग को एक या फिर ज़्यादा जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन लोग से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो अपने जो शेयर्स है वो उन लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कर सके. ओके, द प्रोस्पेक्टर्स शाल मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड द फैक्ट दैट एज एप्लीकेशन फॉर द परमिशन
टू लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बीन मेड बाय द कंपनी। ओके, तो जो प्रोस्पेक्टर कंपनी का होता है उसमें कंपनी को मेंशन करना पड़ता है कि उन्होंने कौन से स्टॉक एक्सचेंज में अपने जो शेयर्स है वो लिस्ट किए हैं। ओके, उन लोग के कंपनी के शेयर्स जो है वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किए गए हैं, कि एप्लीकेशन जो है उसकी परमिशन दी गई है, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज ने उन लोग को बोला है लिस्टिंग के बारे में या फिर एप्लीकेशन के बारे में, वो उन लोग को सब जो प्रोस्पेक्टर है कंपनी का उसमें मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज। ओके, मतलब अगर कंपनी को मैनेजर्स को अपॉइंट करना है या फिर अदर एजेंसीज है उनको अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होती है। कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज एन मैनेजर टू द पब्लिक इशू। मतलब जो कंपनी है उन लोग को एक या फिर ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है ताकि वो एक मैनेजर की तरह काम कर सके वाइल इशूइंग या फिर ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। It also has to appoint registered to issue, collecting bankers, underwriters to issue, and brokers to issue, self-certified syndicates, bankers, एडवर्टाइजिंग एजेंट्स एक्सेट्रा। तो कंपनी को बहुत सारों जिनों को अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे रजिस्ट्रार टू द इशू। ओके, इन लोग को भी अपॉइंट करना पड़ता है। कलेक्टिंग बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। अंडर राइटर्स टू द इशू। ओके, मतलब जो अंडर राइटर्स होते हैं उन लोग को भी कंपनी को इशू करना पड़ता है, चाहे वो बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उन लोग को भी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। ब्रोकर्स टू द इशू। ओके, ब्रोकर्स को भी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकर्स या फिर बैंक्स, उन लोग को भी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग एजेंट्स, जो भी कंपनी के शेयर्स है उनके एडवर्टाइजिंग करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंट्स को भी अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी को। नाउ द नेक्स्ट आर द जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, तो अभी जो हम लोग ने देखा, जो भी ये 8 प्रोविजंस थे ये थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कि लीगल प्रोविजंस। अभी हम लोग देखेंगे जनरल प्रोविजंस। ओके, तो जनरल प्रोविजंस, दीज आर रूल्स दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन to the provisions of the Companies Act 2013। ओके, तो जनरल प्रिंसिपल ये भी रूल्स है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दिए हैं और कंपनी को इन लोग को भी फॉलो करना पड़ता है। नाउ द फर्स्ट इज प्रॉपर अथॉरिटी। ओके, तो कंपनी के पास एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए व्हाइल अलॉटमेंट ऑफ शेयर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द अलॉटमेंट कमिटी सेट अप बाय द बोर्ड हैज़ टू बी अथॉरिटी टू अलॉट द शेयर्स। ओके, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो अलॉटमेंट कमिटी सेटअप की है वो सब अथॉरिटीज़ जो है उन लोग के पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। ओके, तो जो भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट ही होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेशन जितने भी है उसके हिसाब से अलॉटमेंट होनी चाहिए। A company can allot shares only if it has received a written application from the shares for the applicant. Okay, a company can allot shares only if it has received. A company can allot shares only if it has received a written application from the shares from the applicant. Okay, मतलब अगर कंपनी को जो एप्लीकेंट है उससे एक रिटन एप्लीकेशन मिला है, ओके, फॉर गेटिंग द शेयर्स, तभी कंपनी उन लोग को शेयर्स अलॉट करेगी। ओके, या अगर नहीं एप्लीकेशन नहीं मिला है, रिटन एप्लीकेशन नहीं है कंपनी के पास, तो उन लोग को शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट इज रीजनेबल टाइम। ओके, तो शेयर्स अलॉटमेंट करने के लिए भी एक टाइम पीरियड होता है। एज पर द एक्ट, ओके, मतलब एज पर द कंपनी एक्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ओके, तो ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है ये विद इन 60 days करना पड़ता है, मतलब 60 days के अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होना चाहिए। जब भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन लेटर मिला है उसके 60 दिन में, 60 दिन में उसका अलॉटमेंट होना चाहिए। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, मतलब जब भी प्रोस्पेक्टर इशू होता है उसके 5वें दिन बाद ही कंपनी को अलॉटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। ओके, मतलब एब्सोल्यूट मतलब जो भी अलॉटमेंट डिसाइडेड है वैसे, और अनकंडीशनल मतलब ड्यू टू सम कंडीशंस जो ऐसी अलॉटमेंट होते हैं उन लोग के बारे में दिया है। शेयर्स शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ओके,
तो शेयर्स को ऐसे ही अलॉट करना चाहिए जैसे कि प्रोस्पेक्टस में दिया है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है, वैसे ही शेयर्स को अलॉट करना चाहिए. ओके. नो चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट और न्यू कंडीशंस कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ओके, मतलब अगर अनकंडीशन है या फिर कुछ भी हो जाए तो जो अलॉटमेंट है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा. जैसे अलॉटमेंट होना चाहिए वैसे ही होगा, कोई भी न्यू कंडीशंस ऐड नहीं होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ओके, जो भी प्रोस्पेक्टर में है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वैसे ही अलॉटमेंट होगी. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स दैट शेयर्स हैव बीन allotted to him by sending a letter of allotment or allotment advice. Okay, तो जो कंपनी है उन लोग को एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है शेयर्स के अलॉटमेंट के बारे में बाय सेंडिंग देम अ लेटर, ओके, ऑफ अलॉटमेंट या फिर अलॉटमेंट एडवाइस. ओके, तो इससे एप्लीकेंट्स को पता चलता है कि इन लोग को शेयर्स अलॉट हुए हैं. This shares give the detail of number of shares allotted, amount of allotment, money to be paid, etc. ओके, तो ये जो लेटर होता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए जाते हैं जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड. ओके, जो एप्लीकेंट है उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं. ओके, जितना उसको अप्लाई किया है उतने ही शेयर्स मिले हैं या उससे कम मिले हैं. ओके, नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. ओके, अलॉटमेंट में उन लोग ने कितने पैसे पे किए हैं, कितने पैसे पे करना बाकी है. ओके, वो सब वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट में होता है. Then next is allotment should not be in contravention, that is violation of any other law. Okay, तो जो भी allotment होती है वो किसी भी लॉ को लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. ओके, a company cannot allot shares by violating or contracting any other existing law. ओके, मतलब जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है उसको किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को, मतलब जो भी पुराने लॉ है उसको, उसके अगेंस्ट जाके नहीं कंपनी को अलॉटमेंट करना है. ओके, एग्जाम्पल, शेयर्स कैनॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर. ओके, मतलब शेयर्स किसी भी माइनर को अलॉट नहीं करना चाहिए. अभी माइनर कौन होता है, तो अ पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 14. ओके, तो उसको शेयर नहीं अलॉट किया जाना चाहिए क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी मैंशनड या फिर लॉ में ऑलरेडी दिया है कि इसको शेयर्स नहीं दे सकते या फिर ये इसको शेयर्स को ऑफर करना नहीं चाहिए. ओके, तो अगर वैसे रूल्स है तो वो रूल्स फॉलो करके ही अलॉटमेंट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट जाके नहीं. Next is, if a company allots shares after fulfilling all the above mentioned requirements or provisions, such an allotment is called as regular allotment. Okay, तो अगर कंपनी ये सब जो above mentioned requirements है, जो भी provisions है वो fulfill करके, okay, वो सब देख के अगर कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, शेयर्स को अलॉट कर रही है, तो इससे हम लोग बोलेंगे रेगुलर अलॉटमेंट. ओके, but if one provision is not satisfied then it is called as irregular allotment and such allotment is invalid. okay, but अगर कंपनी इस प्रोविजंस में से एक भी अगर जो प्रोविजन है वो फॉलो नहीं करती है तो उसे हम लोग इर्रेगुलर अलॉटमेंट बोलेंगे. कि इर्रेगुलर क्योंकि उन लोग ने जो प्रोविजंस है वो फुलफिल नहीं किए हैं. ओके, और ये जो अलॉटमेंट होती है उसको हम लोग क्या, इनवैलिड मान के चला जाता है. ओके, मतलब ये जो अलॉटमेंट्स है वो वैलिड नहीं होती. So I hope you understood the video. Okay, so in this video we have discussed about all the statutory provisions, all the general principles. Okay, I hope you understood it. So please press the like button, share it with your friends. Please comment me if you have any doubts and subscribe to my channel and press the bell icon to get the fastest notification of the upcoming video. Now I am going to come with the revision lectures for all the subjects and all the chapters. I hope you will understood and get a quick recap of all the chapters and it will be helpful for your board exams. So stay tuned. Meet you in the next video. Bye.